हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर्च कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 3rd, दैट इज फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर्स किए हैं उसमें पहले चैप्टर में तो हमने देखा था 1950 से पहले, 51 से पहले, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जब हुई उससे पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या कुछ फीचर्स थे उसके बारे में हमने जाना था। सेकंड चैप्टर में हमने 51 के बाद जो जो चीजें थी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक कंडीशंस को जाना था। अब आपको ध्यान होगा जो पहले चैप्टर में हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को समझने की कोशिश की थी तो वो सेक्टर वाइज हमने चीजें पढ़ी थी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था। ऐसे ही जो हमने सेकंड चैप्टर किया था वो भी हमें सारी चीजें सेक्टर वाइज पढ़नी थी। हमने पढ़ी भी, लेकिन वो ज्यादा डिटेल्ड में गिवन नहीं थी सेकंड चैप्टर में। वही चीजें आपके आने वाले चैप्टर्स में, जैसे कि 3rd है, 4th है, आगे हैं, वही जो हमने 1951 से 1991 तक के टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, उस दौरान हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स थे उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या फीचर्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या पॉलिसीज थी, उसी को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। शुरुआत हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें सबसे पहले तो पढ़नी है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फीचर्स देखने हैं, प्रॉब्लम्स देखनी है, एग्रेरियन रिफॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए अगर हम कहें तो, और फिर एग्रेरियन रिफॉर्म्स में ही ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसके अचीवमेंट्स देखने हैं हमें। तो शुरुआत हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब हम ये चैप्टर पढ़ तो रहे हैं, पूरा एक चैप्टर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर इतना जरूरी क्यों है, क्या खास बात है ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कि जो हमें इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ रही है कि हम अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, या सरकार को इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ी कि इसके लिए इतनी पॉलिसीज बनानी पड़ी, इतने प्रोग्राम्स फ्रेम करने पड़े। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो टोटली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम इंडिया को ग्रो करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोस्पेरस होना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को प्रोस्पेरस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, यानी इंडिया की जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। अब इस लाइन का सेंस तो ये है कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि पहले कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता था, अब इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर हम बात करें 1951 के दौरान जब हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई है, उस दौरान 51% तक कंट्रीब्यूशन था, यानी लगभग हमारे देश की जितनी कमाई होती थी, जितना प्रोडक्शन होता था, आधा या आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा किससे हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन समय के साथ साथ ये कम होके ओनली 14.4% रह गया है। तो आप कहोगे सर फिर इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस में क्यों बता दिया, ये तो कम हो गया है। तो इंपॉर्टेंस में इसलिए बता दिया क्योंकि ये कम जो हुआ है, ये कम इसलिए नहीं हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टू टर्शियरी सेक्टर। कोई भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कम होके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज्यादा जाती है, जो कि दिखाता है कि कंट्री जो है वो डेवलप्ड होगी। तो ऐसा ही इंडिया में हुआ है। इंडिया जैसे जैसे डेवलप होनी शुरू हुई, डेवलपिंग की पाथ पे चली,
तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम होगी, इंपॉर्टेंस नहीं कम कहेंगे, कंट्रीब्यूशन कम हो गया जीडीपी में, क्योंकि अब फोकस ज्यादा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में था, लेकिन इंपॉर्टेंस आज भी उतनी ही ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर की। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो है सप्लाई ऑफ वेज गुड। अब ये वेज गुड क्या आ गया, मतलब तो समझ में आ गया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वेज गुड प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ पे बता दिया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर वेज गुड प्रोवाइड कराता है लगभग 121 करोड़ पॉपुलेशन को, अब तो और ज्यादा होगी। तो वेज गुड क्या है, अब मैं फिर लेके चल रहा हूं आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने दो किस्म के क्रॉप्स देखी थी। एक तो थी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम आती है, जैसे कि इंडिगो है, नील की खेती की जाती थी। अब नील हमारे कुछ कंजम्पशन के काम थोड़ी आता है, नील को हम खाते थोड़ी हैं, इंडिगो को हम खाते थोड़ी है, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो तो थी कमर्शियल क्रॉप्स। उसके अलावा हमने देखी थी दूसरी फूड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो हमारे डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए काम आते हैं। फूड क्रॉप्स हो, सब्सिस्टेंस क्रॉप हो या वेज गुड्स हो, ये तीनों ही चीजें सेम होते हैं। क्या क्या, फूड क्रॉप्स, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स या सब्सिस्टेंस गुड्स और वेज गुड, ये तीनों ही सेम होते हैं। इनका मतलब होता है ऐसे गुड्स, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल को व्यक्ति अपने कंजम्पशन के लिए करता है, जैसे कि भाई चावल है, गेहूं है, दाल है, बाजरा है, ये सारी चीजें आपके वेज गुड का पार्ट है। अब किसी भी ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए भाई ऐसे वेज गुड्स की जरूरत है, उनकी बेसिक नीड्स का पार्ट है, तो ये बेसिक नीड की पूर्ति कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो थर्ड पॉइंट आता है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट की तो हमने इंपॉर्टेंस वैसे ही देखी, भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले भी थी, अब भी है, और जैसी सिचुएशन लग रही है आगे भी रहेगी। तो ऐसी चीज जहां से रोजगार मिल जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है हमारी इकोनॉमी के लिए। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखो पहले कितने डाटा देखे हैं। शुरू में 85% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, एक दौरान 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। अब अगर हम देखें तो 50 के अराउंड है, 47 या 45 के अराउंड है, यानी कि हमारी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री का वो हिस्सा जो काम करता है, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में लगभग 50% के अराउंड रोजगार देता है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की इनकम का जरिया बन रहा है, लोगों की अर्निंग हो रही है वहां से। तो ये आपकी थर्ड इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। फोर्थ इंपॉर्टेंस और फिफ्थ इंपॉर्टेंस, ये दोनों पॉइंट साथ में पढ़ोगे तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। अब आप 12th क्लास में हो गए हैं, आपने 2 साल पहले 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, और 10th क्लास में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो वो ये था कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी सेक्टर के, सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर के। अगर मैं बात करूं टर्शियरी सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की भी, तो भी वो एक ये मतलब कुल मिला के बात ये है कि तीनों सेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप किसी एक सेक्टर को ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो दूसरा सेक्टर ग्रो होगा तभी वो ग्रो होगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उस रॉ मटेरियल को एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब क्या कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की एग्जिस्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण है। अगर कोई शुगर इंडस्ट्री है तो जब तक शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं होगा शुगर इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है
तो जब तक सिल्क का, कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब जो कई मतलब ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स भी हैं जिनकी जरूरत एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा या कम होगा तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स बिक ही नहीं पाएंगे। जैसे कि भाई कई कंपनी ट्रैक्टर भी तो बनाती है, ट्रैक्टर किस काम आता है? अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो ट्रैक्टर बने के बने रह जाएंगे, वो बिकेंगे ही नहीं। हार्वेस्टर कौन यूज करता है? किसान, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज होते हैं। तो जो आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सप्लाई का भी काम करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और डिमांड का भी काम करता है। सप्लाई रॉ मटेरियल करता है और उनके गुड्स को डिमांड करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो होगा, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी सरकार के द्वारा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप ही ग्रो हो जाएगा, अपने आप ही प्रोस्पेरस हो जाएगा। ये आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे ये बताए गए हैं। इसके बाद 6th पॉइंट देखते हैं क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। और जब आप 7th पॉइंट देखेंगे तो वो होगा कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। तो मैं इसको इकट्ठा यही बता देता हूं, कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब आपको पता है, सेल एंड परचेज। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब जब देश के अंदर ही सेल परचेज हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जब दूसरे देश के साथ खरीदरी और बिक्री कर रहे हैं। तो जो ट्रेड है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा योगदान है। पहली बात तो मैं करता हूं डोमेस्टिक ट्रेड की। जो हमारे देश में, भाई हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी डिमांड भी करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, और थोड़ी थोड़ी तो उन्हें करनी पड़ती है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उनके लिविंग के लिए जरूरी है। तो क्योंकि ऐसी चीज होगी जिसकी डिमांड हर व्यक्ति कर रहा है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा की जाती है। और डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो यही डिमांड एंड सप्लाई, सेल एंड परचेज ही तो ट्रेड है। तो इसलिए डोमेस्टिक ट्रेड ज्यादा होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंडिया में ना स्पेशलिटी है कई चीजों की। जैसे अगर हम बात करें स्पाइसेस की, मसालों की, इंडिया मशहूर है मसालों के लिए। हमारा जो आसाम, दार्जिलिंग साइड है, वहां पे चाय बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, कॉफी का प्रोडक्शन भी कई जगह पे अच्छा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया स्पेशल है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनका प्रोडक्शन या तो हो नहीं पाता या इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाता। तो उन तक ये चीज पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का। तो उससे क्या है, इंडिया अब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका लगभग 12% एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है। यानी इंडिया जितनी भी सेल करती है दूसरे कंट्रीज को, उसमें से 12% सेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स होता है, दूसरे देश को सामान बेचते हैं, तो बदले में फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन करेंसी आती है। और ये फॉरेन करेंसी बहुत जरूरी होती है ऐसे चीजों को परचेज करने के लिए जो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे इंडिया डिफेंस गुड्स परचेज करता है और मेनली कहां से परचेज करता है? रशिया से। अब रशिया को पेमेंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी चाहिए। क्रूड ऑयल, इंडिया में कहा भाई तेल की कुएं हैं, तो कहां से क्रूड ऑयल आता है? गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल आता है। तो गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल का मतलब पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेल, ये सारी चीजें। तो उनसे अगर वो चीजें लेंगे तो बदले में फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। तो फॉरेन करेंसी बहुत जरूरी है। और फॉरेन करेंसी आपकी तब ज्यादा आती है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये था आपका कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। मैंने इसके साथ साथ आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं 8th पॉइंट हमारा क्या है। 8th पॉइंट है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। वही चीज आ गई ना जो मैंने आपको बताया कि तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने प्राइमरी सेकेंडरी तो देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन कौन से सेक्टर का पार्ट है? टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है।
तो उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चर के कारण। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम जो चल रहा है उस काम में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का है। कैसे है भाई, रेलवे है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक जगह तैयार होते हैं, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, रोडवेज की मदद से, रेलवेज की मदद से। अब रोडवेज रेलवेज को क्या करते हैं भाई, कोई ट्रक हायर कर लिया या कोई रेल में मान लीजिए एक आपको कंपार्टमेंट बुक कर लिया, किस चीज के लिए कि भाई इतना इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इस स्टेट से उस स्टेट में भेजना, और बदले में उन्हें क्या दिया भाई, पैसा दिया। तो एग्रीकल्चर के कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्री है उनको काम मिल रहा है, उनकी इनकम जनरेशन ज्यादा हो रही है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलेगा। 9 पॉइंट है वेल्थ ऑफ द नेशन। देश की जो कमाई है, जो पूंजी है, उस पूंजी में बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का है। यानी देश में हमारे पास देखो क्या क्या कमाई है, मतलब कमाई के तौर पे मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई पूंजी कितनी है, कितने रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज के तौर पे क्या क्या है भाई, रिसोर्सेज के तौर पे लोगों की इनकम भी है, रिसोर्सेज के तौर पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो है, रिसोर्सेज के तौर पे सबसे बड़ा रिसोर्स जो इंडिया में कह सकते हैं वो है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से, लैंड, जमीन। इंडिया में लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये लैंड एरिया कौन सा, लैंड एरिया एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का जो वेल्थ है लैंड के फॉर्म में वो इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है। साथ के साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो पैसे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू कर रखे हैं, बहुत ज्यादा डैम्स बना दिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। तो ये सारे भी किस चीज का पार्ट है, एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो देश की बहुत बड़ी पूंजी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही निवेश की हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वेस्टेड है। तो इसलिए उस इन्वेस्टमेंट से अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमने देखी। अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिली है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देखो पहले भी पढ़े हैं, तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखने को मिलेंगे अब। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब अलग अलग होता है। प्रोडक्शन का मतलब तो होता है ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि एक इनपुट से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम इनपुट की बात कर रहे हैं हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि एक हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि कम प्रोडक्शन होता है। अब कम प्रोडक्शन किसके मुकाबले, वो जो एडवांस नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जितना प्रोडक्शन होता है उसके मुकाबले इंडिया में बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस को भी शो करता है। ये टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं राइस, व्हीट, मेज का प्रोडक्शन दे रखा है इंडिया का और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का। सो इट इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। तो ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम ग्रो होगा एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन या ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। तो जब जरूरत से ज्यादा व्यक्ति किसी काम में लगे हुए हैं उसी को डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि देखने से नहीं पता चलता। अब आप किसी खेत में देखो, खेत में आदमी 10 काम कर रहे हैं तो आपको तो लगेगा भाई 10 के 10 देखो काम कर रहे हैं, लेकिन उस खेत में जरूरत केवल 5 आदमियों की है। बाकी के 5 जो है अगर उन्हें काम से निकाल भी दिया जाए, यानी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना भी करे, तो हमारी आउटपुट कम नहीं होगी, प्रोडक्शन कम नहीं होगी, प्रोडक्शन फिर भी उतनी होगी। तो ये 5 तो बेवजह यहाँ लगे हुए हैं, इसके वजह ये कहीं और लगे तो वहां हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो इंडिया में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसके कारण जितनी प्रोडक्शन हो सकती है उतनी नहीं हो पाती। अब ये इंडिकेशन है बैकवर्डनेस ऑफ और पॉवर्टी का। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है, देख तो लोगों के पास गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, गरीबी है
ज्यादा पढ़ लिख पाते नहीं है, स्किल्स होती नहीं है काम करने की, तो कहीं और काम मिलता नहीं है। खानदानी पूंजी है, खानदानी जमीन है, जितने भी फैमिली मेंबर्स आए सब जाके खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। तो भाई और कुछ काम है नहीं तो क्या करें, खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। थर्ड पॉइंट आपका है डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अब इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, डायनामिक है, स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और रेनफॉल क्या है, रेनफॉल खुद में ही सर्टेन नहीं है। भाई रेनफॉल की क्या गारंटी, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो जब रेनफॉल खुद ही अनसर्टेन है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कैसा हो गया, अनसर्टेन हो गया। वोलाटाइल फार्म आउटपुट, वोलाटाइल का मतलब होता है अनसर्टेन, कोई फिक्स्ड ना हो, ठीक है। तो वोलाटाइल फार्म आउटपुट यानी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। इसके कारण जो किसान है उनकी कमाई भी वोलाटाइल, यानी कमाई भी फिक्स नहीं है, कभी कमाई होगी कभी नहीं हुई, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, जिससे देश की जो ग्रोथ प्रोसेस है वो भी स्टेबल नहीं हो पाती। जीडीपी की ग्रोथ लगातार नहीं बढ़ पाती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। ये टर्म समझिए ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हमने देखा था जब लगातार जीडीपी की ग्रोथ हो। इसके बाद है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा है। हमने दो टाइप की फार्मिंग देखी थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम मार्केटेबल सरप्लस को तैयार करते हैं। यानी कि पहला काम तो होता है भाई इतनी खेती बाड़ी करना है कि खुद की जरूरत पूरी हो जाए। तो खुद की जरूरत पूरी करने के लिए, लिविंग पूरी करने के लिए जितनी फार्मिंग की जाती है वो होती है सब्सिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए। उसके बाद भी अगर हमारी कुछ बच गई प्रोडक्शन, वो कहलाता है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल बिकने लायक, सरप्लस एक्स्ट्रा। तो मार्केटेबल सरप्लस तो जो आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है वो तो होती है प्रॉफिट कमाने के मकसद से, जिसको मार्केटेबल सरप्लस मार्केट में बेचते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। अब तो हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें उस टाइम पे इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा होती थी। किसान का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता था, ये होता था भाई अपने परिवार की जो जरूरत है बस वो पूरी हो जाए तो बहुत है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की दिक्कत ये है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है ना। मेरे पास मान लीजिए इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन मुझे पता है कि भाई मेरे परिवार की जरूरत सिर्फ आधी जमीन में खेती बाड़ी करूंगा उसी से हो जाएगी, तो मैं आधी जमीन में ही करूंगा। बाकी के रिसोर्स मैंने क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए, जिससे मेरी प्रोडक्शन कम होगी। तो एक तो चीज ये है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम होती है, साथ के साथ इनकम जनरेशन नहीं हो रही। जो किसान है अगर वो यहाँ प्रोडक्शन करता है, रिसोर्स यूज होता है, सामान को बेचता, इनकम कमाता, अब वो इनकम जनरेशन का काम भी नहीं रहा। तो बेसिकली इनकम नहीं होगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ बता पाया है कि सरप्लस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बचता। तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरी होती है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले भी और आज भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर हम आज ये देख के खुश हो जाते हैं ना कि भाई अगर आप देखो किसान आजकल पता नहीं कैसी कैसी मशीन यूज करते हैं, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लग गए। सर अब तो ऐसी मशीन आ गई कि सरसों के जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं और बाकी चीज अलग हो जाती है, और आप कह रहे हो सर मॉडर्नाइजेशन नहीं है। उसे अगर आप कंपेयर करो डेवलप्ड कंट्री के साथ तो हम बहुत पीछे हैं। और मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है काम में एफिशिएंसी को लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि इंडिया में मॉडर्नाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कह रहा हूं मैं मेनली, कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, मशीनरी इन सबका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। दो कारण है, एक तो इसलिए कि इनोवेशन नहीं है, कम है इनोवेशन। दूसरा जो हमारे फार्मर है ना वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो गरीब होने के कारण नुकसान ये है कि वो ये चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करता हूँ कि भाई किसान पुअर है, उस बेसिस पे आपके चार टाइप के फार्मर्स हैं। एक है मार्जिनल। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड तक हो, ठीक है, यानी 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड तक की जमीन किसी के पास है तो वो मार्जिनल फार्मर में काउंट होता है। स्मॉल फार्मर होते हैं जिनके पास 1 से तो ज्यादा हो लेकिन 2 से कम हो, 1 to 2, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन किसी के पास हो तो वो स्मॉल है। स्मॉल एंड मीडियम है जिनके 2 से तो ज्यादा है, सेमी मीडियम एंड मीडियम, 2 से तो ज्यादा है लेकिन 10 से कम है,
यानी 2 से 10 के बीच हेक्टेयर ऑफ लैंड जिनके है वो सेमी मीडियम एंड मीडियम है, लार्ज है जिनके 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड से भी ज्यादा है। तो इंडिया में मार्जिनल फार्मर ज्यादा है, इंडिया में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ज्यादा है। यही आपका 6 पॉइंट बताता है कि स्मॉल होल्डिंग्स है इंडिया में, ऐसे किसान ज्यादा है जिनके पास स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है जी। मार्जिनल फार्मिंग ज्यादा है। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हम मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। देखो भाई, इतनी सी जमीन है मेरी, अब इतनी सी जमीन में मैं क्या ट्रैक्टर को घुमाऊंगा, इसमें मैं क्या हार्वेस्टर को घुमाऊंगा? भाई मैं ट्रैक्टर यहाँ खड़ा कर दूंगा, इतना एरिया तो मेरा ट्रैक्टर ने कवर कर दिया, अब उसको दाएं बाएं घुमाने की जगह कहाँ बची? तो मशीन का इस्तेमाल तब बेहतर होता है जब आपके पास लैंड ज्यादा हो, जब आपके पास जमीन ज्यादा हो। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के नुकसान ये भी हो जाता है कि भाई है तो लोग इसलिए यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पास जमीन थोड़ी है। जमीन थोड़ी है तो प्रोडक्शन कम होता है, तो वो इतनी ही प्रोडक्शन कर पाते हैं जो सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी हो, कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते। तो ये इसके नुकसान। 7 पॉइंट है लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट। हमने जमींदारी सिस्टम पढ़ा था, वही है ये कि बेसिकली जिनके पास ज्यादा जमीनें होती हैं, जो लार्ज फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, खुद कल्टीवेशन का काम नहीं करते, वो बेसिकली किसी को ना किराए पे दे देते हैं। तो जिनकी जमीनें हैं वो तो है लैंडलॉर्ड, जिन्हें जमीन किराए पे दे दी वो होते टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब किराएदारी होता है, अगर आप लिटरली इंग्लिश का मतलब देखें तो क्या होता है, उन्हें ना जमीन दे देते हैं किराए पे कि जी ये मेरी जमीन है, आप इसमें खेती बाड़ी करो, बदले में मुझे क्या दे देना, बदले में मुझे किराया दे देना। जिसे अगर हम अपने आम भाषा में कहें तो उगाही कहा जाता है। कहते हैं ना उगाही पे दे दी जमीन है, तो उगाही का मतलब यही होता है कि भाई जमीन दे दी, ये कह दिया जितना प्रोडक्शन होगा, जितनी खेती बाड़ी होगी वो आपके बदले में मुझे किराया दे देना। तो दिक्कत ये होती है भाई, क्योंकि प्रोडक्शन अनसर्टेन है, प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो कुछ नहीं पता, और कमाई का मेन हिस्सा तो किराया देने में चले जाता है। तो जो टीनेंट्स है ना, जो किराएदार जिसे जमीन किराए पे लिए, उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं बचता है कि वो दोबारा से उसे री इन्वेस्ट कर सके ज्यादा कमाई करने के लिए। तो ये एक नुकसान है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, वही बात जो मैंने आपको बताया, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि भाई पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कि जो बुल्स हैं इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ट्रैक्टर के अलावा। हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते। जो सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बजाय हम जो ट्रेडिशनल सीड्स थी, पुरानी जो बीजें थी जिनकी प्रोडक्शन कम होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी कम है, जिनसे एफिशिएंसी कम हो रही है हमारी। तो ये इसके फीचर्स हैं। हमने 2 चीजें देखी हैं, हमने फीचर्स देख लिए, हमने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अगला टॉपिक जो आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का है, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। तो अब हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।